जी कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर आज हमारा 72 और आज का लेक्चर कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम। कल के लेक्चर में अगर आप कहें ना मुझसे सर ये जो सारे आपने पढ़ाया हमने याद कर लिया, लेकिन केस स्टडी के लिए हमें वो बताइए कंसेप्ट कौन सा अहम है, तो मैं कहूंगा नेगेटिव कंफर्मेशन की 4 कंडीशंस कल के लेक्चर में केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम। अगर आप कहें सर आज के लेक्चर में केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए क्या चीज अहम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा लेक्चर ठीक है। ये आज का केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम, इसीलिए मैंने फैसला किया कि ज्यादा से ज्यादा टाइम लेक्चर्स को देंगे और होम असाइनमेंट हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। हाँ अच्छा, ये आज की होम असाइनमेंट में क्वेश्चन ज्यादा है, बिल्कुल मैं ये मानता हूँ। मैं नॉर्मली इतनी ज्यादा असाइनमेंट देता नहीं। हाँ नहीं सारे करें जरूर, लेकिन अभी इसकी ड्यू डेट कल भी नहीं, परसों भी नहीं, मंडे को 3 दिन मिल गए आपको। ठीक है, 2 दिन वैसे संडे को छुट्टी होती है तो आपके 2 दिन के बराबर हो जाता है ना, क्योंकि आपके पास अवेलेबल आज डबल हो जाते हैं। ठीक है चलो ठीक है मंडे को कर रहिएगा। मंडे को आपने असाइनमेंट करके आनी है। केस स्टडी डिस्कस करेंगे हम कल के लेक्चर में, और आपकी उसमें ये इसके भी कुछ क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करूंगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट करूंगा कि उनमें मैक्सिमम कंसेप्ट्स हमारी रिवाइज हो जाए। कल के लेक्चर में उनको डिस्कस करेंगे, फिर बाकी के क्वेश्चन आपकी होम असाइनमेंट आपने रिटर्न फॉर्म में मंडे को चेक करवानी है, वो मैं चेक करूंगा। और अगर क्या रे भाई मुझे बोलने दीजिए। तो आपकी आज की होम असाइनमेंट जो दी गई है आपने करके आनी है मंडे को कल। दूसरी चीज जो कल असाइनमेंट दी गई थी, और इस असाइनमेंट में से मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा 3 क्वेश्चंस प्रोबेबली, जो कि सारे कंसेप्ट्स को, मेजॉरिटी ऑफ कंसेप्ट्स को इस चैप्टर के कवर कर रहे होंगे, और उसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर आप घर जाके जब ये असाइनमेंट करें, मजीद कोई आपके जहन में क्वेश्चन आए तो मंडे को आप जब करके आएंगे उस दिन क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। यानी जी बिल्कुल कल क्लास है। कल से मुराद मंडे को। अच्छा मैं आज ना जुम्मा समझ रहा हूँ, मेरे जहन में बार बार आ रहा है। अच्छा ठीक है, जुम्मा पढ़ा था। 1 मिनट है। तो ठहरे मैं फिर से कंसेप्ट बता रहा। आपकी होम असाइनमेंट आपने परसों यानी मंडे को अटेम्प्ट करके आनी है, और परसों ही इसके 3 क्वेश्चन कंप्रीहेंसिव मैं डिस्कस करूंगा, और बाकी के क्वेश्चंस में आपके जो इश्यूज होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। मैं खुद से सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, 3 करूंगा सेलेक्ट करके जिनमें मैक्सिमम रिवीजन हो रही होगी कंसेप्ट की। बाकी किसी भी क्वेश्चन में इशू आया तो आपने पूछना। यहाँ तक इसमें कोई गलती तो नहीं है जो मैंने बोला? अब ठीक चलिए अब चलिए प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। जी बिल्कुल। बैंक कंफर्मेशन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन रटा लगाइए बस। ये रटे वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 रटे वाला पॉइंट है, कंसेप्ट है, रटा लगाया। उसमें खास तौर पे जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये नहीं स्टूडेंट को समझ आता, लेटर ऑफ गारंटी थोड़ा सा समझ आ जाता होता है। इसके अलावा 1-2 और चीजें भी है नॉर्मल स्टूडेंट। लेटर ऑफ क्रेडिट लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? हाँ ये तो ये सिर्फ याद करने वाली बात है। सर कल आपने ये पॉइंट करवाया था नेगेटिव कंफर्मेशन में, कंफर्मिंग पार्टी विल नॉट डिसरिगार्ड, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑडिटर अवेयर नहीं होना चाहिए इस चीज से। हाँ सुन लें, नेगेटिव कंफर्मेशन की 4 कंडीशंस हैं। उन 4 कंडीशन का साइमल्टेनियसली चारों की चारों कंडीशन का पूरा होना जरूरी है ताकि आप नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड कर सकें। उनमें से 4th कंडीशन पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा सर आपने ये कहा था कि कंफर्मिंग पार्टी रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड ना करे, यही कहा था, बिल्कुल यही कहा था उनका। जब हमने पढ़ा तो लिखा हुआ था ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है, तो ये उसकी अपोजिट बात तो नहीं हो गई। ये इनका क्वेश्चन है। देखें अगर 2 सेंटेंस बोल रहा हूं, पहला सेंटेंस कंफर्मिंग पार्टी विल नॉट डिसरिगार्ड रिक्वेस्ट, और दूसरा क्या है, ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस दैट कंफर्मिंग पार्टी विल डिसरिगार्ड रिक्वेस्ट। दोनों का मतलब एक ही है, फर्क सिर्फ यह है कि वो नॉट जो एंड में था वो पहले लगा दिया। ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांस, अब दोबारा नॉट नहीं लगाना,
ये नहीं कहना ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस दैट कंफर्मिंग पार्टी विल नॉट डिसरिगार्ड। दो नॉट तो नहीं है देखिए सेंटेंस में, एक ही नॉट है ना। इसका मतलब यही होता है कि ऑडिटर को नहीं पता, यानी ऑडिटर को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कंफर्मिंग पार्टी डिसरिगार्ड करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, कंफर्मिंग पार्टी डिसरिगार्ड नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैं समझाता हूं। एक सेंटेंस, मेरा नहीं ख्याल कि आप ठीक हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आपकी तबीयत ठीक है। एक सेंटेंस ये है। एक दूसरा सेंटेंस भी है, मेरा ख्याल है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बात शाबाश, एक ही बात है। पहले वाला रॉकेट साइंस थी, सेंटेंस स्ट्रक्चर वो थोड़ा मुश्किल था। मेरा नहीं, कुछ जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग इसी तरह बात करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आपकी तबीयत ठीक है। लेकिन इजी लैंग्वेज में क्या है, मेरा ख्याल है आपकी तबीयत ठीक नहीं। तो कल मैंने आपको इजी लैंग्वेज में पढ़ा, लिखा हुआ वो थोड़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस दैट कंफर्मिंग पार्टी विल डिसरिगार्ड द रिक्वेस्ट। ठीक है, हाँ पहले नहीं लगा दिया, बात वही है, बात वही है। और ये बहुत से सेंटेंसेस में ऐसे, अभी भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी आप देखेंगे बहुत से सेंटेंस स्ट्रक्चर में इस तरह होता है कि नॉट को आगे पीछे लगाने से वो सेंटेंस मीनिंग सेम रहता है लेकिन सेंटेंस मुश्किल बन जाता है। ठीक है, बहरहाल कल वाला जो हमने सेंटेंस यूज किया था वो भी लिख सकते हैं अगर आपको इजी लगे। और कोई क्वेश्चन? जी, एक तो ये कंडीशन डिस्कस करा दी। एक और कंडीशन भी थी नेगेटिव कंफर्मेशन की, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क इज लो। और जब कभी कंट्रोल रिस्क लो हो इसका मतलब क्या होता है, कंट्रोल स्ट्रांग है, यही मतलब होता है। तो कंट्रोल स्ट्रांग हो तो हमने क्या काम करना होता है, रेस्ट ऑफ। तो इसलिए पूरी लाइन थी, inherent risk and control risk is low and auditor has obtained evidence about operating effectiveness of control. Auditor has obtained evidence about operating effectiveness of control। इसका मतलब क्या है, auditor ने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किया, शाबाश। ठीक है जी। और भी कुछ? आगे हमने पढ़ा था कि जब कंट्रोल वीक हो तो बेचना ही नहीं है कंफर्मेशन। हाँ बिल्कुल, अगर कंट्रोल वीक है इसका मतलब है रिस्क ज्यादा है तो नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं भेजना, नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं भेजना, पॉजिटिव कंफर्मेशन भेज सकते हैं। मैंने ये कंसेप्ट नहीं सिखाया कि अगर इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क हाई हो ना तो कंफर्मेशन ही ना भेजो, ये नहीं सिखाया। मैंने ये सिखाया कि इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क हाई हो तो नेगेटिव कंफर्मेशन ना भेजो, पॉजिटिव कंफर्मेशन तो इन एनी केस भेज सकते हैं। नेगेटिव कंफर्मेशन के लिए कंडीशंस हैं, पॉजिटिव कंफर्मेशन के लिए कंडीशंस नहीं है। स्टार्ट में जो लिखा था whether or not due to confirmation of getting evidence, वेदर आर नॉट, हाँ वो तो जजमेंट है ना, वो तो जजमेंट है। वो इन चार केसेस में आप चाहें तो कंफर्मेशन को यूज ही ना करें। हमने वहां पढ़ा था कि कंट्रोल वीक हो तो फिर नाम नहीं। हाँ वो बिल्कुल, हमने वो जो 4 पॉइंट्स पढ़े थे उनमें अगर रिस्क कम हो और आप उसको मिट करना चाहें, रिस्क कम है मिट करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन अगर रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है तो फिर कंफर्मेशन को मिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में था, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 क्या कहता है, रिस्क ज्यादा हो तो कंफर्मेशन को मिट, और ये नेगेटिव कंफर्मेशन लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, रिस्क ज्यादा हो तो नेगेटिव नहीं करनी, तो फिर कौन सी करनी है, पॉजिटिव करनी। क्लियर हो गया? लेकिन वो जो हमने पॉइंट पढ़े थे ना कि जब कंफर्मेशन में नॉट बी यूज्ड बाय ऑडिटर, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा अहम नहीं है। याद रखिए, पूरे एजुकेशन कैरियर के लिए एक आपको टिप दे रहा हूं, अगर कहीं पे 2 कंसेप्ट आए ना और उनमें आपको कोई कंफ्लिक्ट नजर आ रहा हो कि पता नहीं ये कभी कभी, तो उसमें से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अहम होता है ना उसको अपनी बेस बनाएं, उसको स्ट्रॉन्ग करें। दूसरा समझ आ जाए अच्छी बात, ना समझ आए उसके ऊपर ज्यादा टाइम ना लगे। तो इन दोनों पॉइंट्स में अगर आपको मेरी बात समझ आ गई तो अच्छी बात है, लेकिन अगर फर्स्ट कीजिए नहीं भी समझ आई, ठीक है, एक वो वाले 4 पॉइंट है जिसमें क्या लिखा, जब ऑडिटर कंफर्मेशन यूज ना करे, और एक बार जब नेगेटिव कंफर्मेशन, इन दोनों में से अगर किसी एक कंसेप्ट की सिलेक्शन करनी है क्योंकि समझ नहीं आ रहा, कंफ्लिक्ट है, तो किसकी करेंगे? ठीक है, छोटे कंसेप्ट की वजह से बड़ा कंसेप्ट सैक्रिफाइस नहीं करना, ठीक है, बड़े कंसेप्ट की वजह से छोटा सैक्रिफाइस किया जा सकता है अगर कभी करना पड़े, और आखिरी महीने में आपको पता है ये डेट ऑफ करना पड़ता है हर स्टूडेंट के साथ, हमारे साथ भी इसी तरह। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? जी जी। क्रेडिटर के केस में स्कोप लिमिटेशन का बताऊंगा मैं निकल। और हम स्कोप लिमिटेशन अपने ऑडिट के फॉर्म में स्कोप लिमिटेशन क्या कुछ इस तरह की मुझे याद नहीं है। मैंने क्या कहा था कि बैंक और क्रेडिटर के केस, क्या कहा था नहीं, क्वेश्चन क्या था? नहीं मेरे जहन से निकल गया कि बैंक, हाँ ये हमने पढ़ा हुआ है कि बैंक और लॉयर के केस में कंफर्मेशन लेटर सेंड करना लाजमी होता है।
अगर इनका जवाब ना आए तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर से बात नहीं बनती, क्योंकि जो सेंसिटिव क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इनके पास है वो किसी जगह से नहीं मिल सकती। ठीक है, तो वो स्कोप लिमिटेशन होगी बिल्कुल। लेकिन अगर बाय डेटर्स और क्रेडिटर्स का जवाब नहीं आया ना, तो हम अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। उसमें फिर अगर एविडेंस मिल जाए तो ओके। हाँ, स्कोप लिमिट इनका क्वेश्चन ये है सर, बैंक अब मैं समझा, अगर मैं सही समझा तो कि सर बैंक ने या लॉयर ने कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं किया तो गलती तो उनकी है और रिपोर्ट क्वालिफाई हो रही है बेचारे हमारे क्लाइंट की, यही क्वेश्चन है। लेकिन याद रखें, बैंक और लॉयर जो है उनके ऊपर हमारा कंट्रोल ज्यादा होता है डेटर क्रेडिटर की निस्बत। ठीक है, उन्होंने क्लाइंट से फीस लेनी है। ठीक है, तो क्लाइंट उनको कह सकता है भाई कंफर्मेशन लेटर सेंड करो, क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, हमारा एक क्लाइंट था, उसको बैंक को 2-3 रिमाइंडर भेजे, कंफर्मेशन लेटर का जवाब नहीं दे रहा था। हमारे सीनियर ने अल्टरनेटिव प्रोसीजर नहीं परफॉर्म करवाया, उन्होंने कहा कंफर्मेशन लेटर लेना है तो सो लेना है, जवाब नहीं आ रहा उस बैंक में जाओ, मुझे भेजा फिर कंफर्मेशन लेटर देके क्लाइंट के साथ। हम उस बैंक में गए, उस जगह जाके बैठ गए, हमने कहा जी आज जाएंगे ना तो कंफर्मेशन का जवाब लेके जाएंगे। अच्छा, हालांकि क्लाइंट ने कहा सर ऐसा कीजिए, ये कंफर्मेशन मुझे दे दे, लेटर शायद इधर उधर हो गया होगा, मैं खुद जाके ठप्पा लगवाने लगा के ले आता हूँ। हाँ, क्लाइंट को इंक्लूड नहीं करना था। हमने कहा ठीक है, आप आए जरूर हमारे साथ, लेकिन गाड़ी आपकी होगी, रास्ता आपने बताना है, पहुंचना हमने। कंफर्मेशन लेटर हम उसमें क्लाइंट को इन्वॉल्व नहीं किया था, फैसिलिटेशन के लिए क्लाइंट को एंगेज किया था, लेकिन कंफर्मेशन प्रोसेस एविडेंस ऑब्टेन करने में क्लाइंट, क्योंकि वो इनडायरेक्ट हो जाता। ठीक है, तो वो जरूर बिल्कुल एविडेंस लेके आया था। मेरा क्या कमाल है। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में क्या जरूरी है कि जो कंफर्मिंग पार्टी या सीएफओ जवाब दे? नहीं, जो भी रेलिवेंट पार्टी है जिसके पास एविडेंस होगा, वो ब्रांच मैनेजर था उस केस में, वो ब्रांच मैनेजर से हमने एविडेंस लिया। नहीं, मेरे साथ तो कोई भी बंदा जा, मेरे साथ सीएफओ को थोड़ी कहूंगा भाई मुझे छोड़ गया। नहीं, कोई भी बंदा जा सकता। वो तो सिर्फ इसलिए कि भाईजान वो हमें बाज़-औक़ात ब्रांचेस का पता नहीं होता ना, क्लाइंट के ऑफिस का या किस बैंक में ब्रांच में अकाउंट खोला है पता नहीं चलता, तो हम क्लाइंट को रास्ता बताने के लिए कहते हैं साथ में हमारे चल। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, अटेंटिव हो जाइए। लेकिन आज का लेक्चर चूंकि क्रिटिकल लेक्चर है, कंसेप्चुअल लेक्चर है, ये ध्यान में रखिएगा, और ये वाकई क्रिटिकल और कंसेप्चुअल है। लेकिन उससे पहले कल वाला कंसेप्ट भी रिवाइज करना चाहता हूं। अगर कल वाला कंसेप्ट जो केस स्टडी वाला और आज का लेक्चर समझ आ गया तो कंफर्मेशन, जो कि अक्सर वो क्वेश्चन पूछ लेता है, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके कंफर्मेशन में जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम थे। कल हमने ये सीखा, कंफर्मेशन वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एविडेंस है, क्योंकि डायरेक्ट है, रिटन है, एक्सटर्नल है, ओरिजिनल है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें असर्शंस जो वेरीफाई होती है एग्जिस्टेंस की है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की है, एक्यूरेसी वैल्यूएशन की भी है और कट ऑफ की भी है। लेकिन जो नहीं है वो कंप्लीटनेस की असर्शन कंफर्मेशन से वेरीफाई नहीं होती, कंप्लीटनेस की असर्शन कंफर्मेशन से वेरीफाई नहीं होती। क्लियर? फिर उसके बाद तीसरा सबसे अहम कंसेप्ट जो हमने स्टडी किया वो था कि कंफर्मेशन की 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव ज्यादा रिलायबल है, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। नेगेटिव लेस रिलायबल है, इसकी इजाजत तो है लेकिन सिर्फ उस वक्त जब 4 कंडीशंस पूरी हो रही हो। जब 4 कंडीशंस पूरी हो रही, वो 4 कंडीशंस क्या थी? पहली चीज, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस। दूसरा, इनहेरेंट इज कंट्रोल इज लो एंड आइडर हैज ऑब्टेन्ड एविडेंस अबाउट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। तीसरा, वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड, very low exception rate is expected. और fourth, auditor is not aware of any circumstances that confirming party will disregard request. अच्छा, इसमें 1 by 1 जब आपने केस स्टडी में ये डिसीजन करना होगा ना कि कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, तो ये जहन में रखिएगा। पहली कंडीशन, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस। ये उसने आपको पॉपुलेशन दी होगी, पॉपुलेशन को देख के आपने खुद जज करना होगा। उसने स्ट्रेटिफिकेशन दी होगी, स्ट्रेटिफिकेशन को देख के आपने खुद जज करना होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इनहेरेंट इज कंट्रोल इज लो एंड आइडर हैज ऑब्टेन्ड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ। ये क्वेश्चन में मेंशन की होगी। नॉर्मली क्वेश्चन में ये दूसरी वाली कंडीशन के रिस्क कम है, मेंशन किया होता है। तीसरी चीज, वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड। ये आपने खुद से क्वेश्चन में कैलकुलेट करना होता है। उसने बताया होता है कि हमने इतने कंफर्मेशन लेटर भेजे थे, इतनों का जवाब ओके है, इतनों का डिसएग्रीमेंट है। तो हमने जिन पार्टीज ने डिसएग्रीमेंट किया उनको डिवाइड करना होता है, टोटल पार्टी जिनको लेटर सेंड किया, हमारे पास एक्सेप्शन रेट आ जाता है। ये एक्सेप्शन रेट आपने क्वेश्चन में कैलकुलेट करना होगा। और तीसरी चीज जो है, आइडर नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टेंस, इसका क्वेश्चन में कोई जिक्र ही नहीं होता नॉर्मली, ना उसने क्वेश्चन में खुद मेंशन किया होता है और ना ही आप कैलकुलेट कर सकते होते हैं। तो इसे नॉर्मली हम इसको फिर एज्यूम करके कहते हैं कि बाकी की कंडीशन पूरी हो रही है, तो एज्यूम के थर्ड ये फोर्थ कंडीशन भी पूरी हो रही है और नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है अगर बाकी की कंडीशन भी पूरी हो रही है।
इस समझ आ गया केस स्टडी को कैसे हैंडल करना है। बाकी जब आप क्वेश्चन करेंगे और कल डिस्कस करेंगे मजीद इसमें क्लैरिटी होगी। अब चलते हैं। अब देखिए कल हमने क्या किया था। कल सोने से पहले हम लेटर भेज चुके थे, याद है आपको? लेटर को सेंड कर दिया और इंतजार कर रहे थे जवाब आए। अब्बा नहीं मानेंगे ये। पीछे चला जा, पीछे चले जाओ, फौरन टाइम जाया हो रहा है, फौरन भाई जगह दे जल्दी। और अब 3 दिन के लिए पीछे बैठना है। कल मैंने टाइम जाया कर। अच्छा टाइम मैं पता क्या मैं आपको बताऊं, मैं फिर एंड में जल्दी जल्दी बता दूंगा। मेरा उस्ताद के पास बड़ी उस्तादियां होती हैं, आपकी सोच है, मैं सच में कह रहा हूँ। ये आपको पता भी नहीं चलेगा मैंने कैसे सिलेबस खत्म करवा दिया। हाँ, क्योंकि मैंने तो सिलेबस खत्म करवाना है। मैंने तो करवाने का। हाँ, जितना टाइम कम जाया करेंगे मेरा आप ही का फायदा। शाबाश, जल्दी जल्दी आगे। ये भाई किधर से आ गया है? ये पीछे चल भाई, पीछे चल, फौरन चल। ये भाई को जगह दीजिए जरा। ये इधर जगह है, इधर उठा दे। तो हमने लेटर सेंड कर दिए। अब हम इंतजार कर रहे थे रिस्पांस का, रिप्लाई का। जो रिप्लाई आया वो कितनी नेचर का है वो अब स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में मेजर कंसेप्ट हमने क्या स्टडी करना है कि जो रिप्लाई आएगा वो कितनी तरह का हो सकता है और हर केस में हमने क्या करना है। आज के लेक्चर में सबसे अहम कंसेप्ट हमने क्या सीखना है कि जो कंफर्मेशन लेटर सेंड किया था उसका जवाब जब आएगा तो कितनी तरह का जवाब हो सकता है और हर केस में हमने क्या करना है। फिर सुन ले, आज के लेक्चर में क्या सीखने जा रहे हैं कि हमने जो कंफर्मेशन लेटर सेंड किया था उसका जब कंफर्मिंग पार्टी की तरफ से जवाब आएगा तो वो जवाब कितनी तरह का हो सकता है और हर केस में हमने क्या करना है, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, हमारे प्रोसीजर्स क्या होंगे। क्लियर? समझ गए हम क्या सीखने जा रहे हैं। अब चलते हैं। ये पहली चीज, ऑडिट प्रोसीजर्स आफ्टर रिसीट ऑफ रिप्लाई। ऑडिट प्रोसीजर यानी जब हमें रिप्लाई मिलेगा तो हमने प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करने हैं। जब हमें रिप्लाई मिलेगा तो हमने प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करने हैं। भाई प्रोसीजर डिपेंड करते हैं रिप्लाई के ऊपर, जिस तरह का रिप्लाई उस तरह के प्रोसीजर। प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं व्हेन ऑडिट प्रोसीजर्स आफ्टर। अच्छा ये आफ्टर लिखा है, इसको ऑन भी कहते हैं, ऑन रिसीट ऑफ रिप्लाई। यानी जब आपके पास रिप्लाई आ गया, एक दफा क्वेश्चन उसने पूछा कंफर्मेशन लेटर सेंड करने के लिए क्या प्रोसीजर्स होंगे, वो कल था। करने के लिए प्रोसीजर्स टू सेंड कंफर्मेशन लेटर, वो और कंसेप्ट था। प्रोसीजर ऑन रिसीट ऑफ रिप्लाई ये और है कि रिप्लाई आने के बाद। तो डिपेंड करता है रिप्लाई क्या है। रिप्लाई क्या हो सकता है, पहले हो सकता है कंफर्मिंग पार्टी कहे एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या है, कंफर्मिंग पार्टी कहे कि हमारा बैलेंस मैच करता है, वाकई हमने उसे इतने ही पैसे लेने थे, एग्रीमेंट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जो अब आए और डिसएग्रीमेंट हो। डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या है, कंफर्मिंग पार्टी ने कहा नहीं कमी बेशी है, हमने पैसे कम या ज्यादा रिसीव करने हैं, यह डिसएग्रीमेंट, डिफरेंस है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, नॉन रिस्पॉन्स, जवाब आए ही ना, जवाब आए ही ना। और पॉसिबिलिटी क्या है, जवाब आए लेकिन ओरल रिस्पांस हो, फोन आ जाए, फोन के सर आपने जो हमसे पूछा था कि कंफर्मेशन लेटर में बैलेंस कितना है, हम एग्री करते हैं उससे, ठीक है। एंड वाले भाई जरा टीएस से कहिएगा रेड वाला मार्कर दे दे मुझे, जल्दी से आ जाइएगा। तो ओरल रिस्पांस हो सकता है, हमें ओरल रिस्पांस मिले। और क्या पॉसिबिलिटी है, इनडायरेक्ट रिस्पांस मिले। इनडायरेक्ट रिस्पांस का मतलब क्या है, कंफर्मिंग पार्टी ने लेटर का जवाब हमें देने की बजाय क्लाइंट को दे दिया, यह है इनडायरेक्ट। और ओरल रिस्पांस का मतलब क्या है, उसने फोन करके जवाब दे दिया कि सर बैलेंस ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रिस्पांस का मतलब क्या है, ईमेल का, ईमेल व्हाट्सएप जो भी इलेक्ट्रॉनिकली मोड है, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं किस केस में क्या करना है और एग्जाम में इसके ऊपर वो फ्रीक्वेंटली बना रहा है। सबसे पहले अगर हमने कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, इसका जवाब आया और कस्टमर ने कहा बैलेंस एग्रीड, तो इसका मतलब ओके, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो गया, नो फर्दर वर्क इज रिक्वायर्ड, नो फर्दर वर्क इज रिक्वायर्ड। यहां पे क्लियर। दूसरे नंबर में अगर जवाब आया लेकिन डिसएग्रीमेंट था, डिफरेंस था, यहां पे एग्जामिनर दो तरह के सवाल बनाता है। एक क्वेश्चन वो जिसमें जनरल स्टेटमेंट देगा कि सर आपने कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, इसका जवाब आया और कंफर्मिंग पार्टी ने कहा डिसएग्रीमेंट है, उसने फर्दर डिसएग्रीमेंट की कोई रीजन नहीं बताई, जनरल स्टेटमेंट दी। जनरल स्टेटमेंट क्या दी,
कि डिसएग्रीमेंट है। ठीक है, जनरल स्टेटमेंट क्या दे कि डिसएग्रीमेंट। अगर वो जनरल स्टेटमेंट दे हमें कि डिसएग्रीमेंट है तो हमारे प्रोसीजर भी जनरल होंगे, और अगर वो स्पेसिफिक रीजन दे दे डिसएग्रीमेंट की तो हमारे प्रोसीजर भी स्पेसिफिक टू रीजन होंगे। स्पेसिफिक टू नहीं, बात समझ आई? कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, पहली सिचुएशन जवाब आया और उसने कहा बैलेंस एग्रीड, ओके, एविडेंस ऑब्टेन, नो फर्दर वर्क रिक्वायर्ड। दूसरी सिचुएशन जवाब आया और डिफरेंस था। अगर एग्जाम में हमें सिर्फ इतना कह दे कि कंफर्मिंग पार्टी डिसएग्रीड बैलेंस, बैलेंस कंफर्म्ड बाय पार्टी वाज डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनली रिक्वेस्टेड, सिर्फ इतनी बात करें, अगर रीजन ना बताए तो उसने हमें जनरल स्टेटमेंट दी कि डिसएग्रीमेंट है, हमारे प्रोसीजर भी जनरल हो गए। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक रीजन बता दें तो हमारे प्रोसीजर स्पेसिफिक टू रीजन होंगे। जैसे अगर जनरल स्टेटमेंट देता है, उसने कहा जी डिसएग्रीमेंट था, हम कहेंगे अब क्या करना है आपने, हमने कोई और बैलेंस कंफर्म किया था, कंफर्मिंग पार्टी ने कोई और बैलेंस कंफर्म करवाया, डिसएग्रीमेंट है, इसमें अल्टरनेटिव प्रोसीजर नहीं है। क्वेश्चन बता सकता क्यों अल्टरनेटिव प्रोसीजर नहीं है? क्यों अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्यों नहीं है? क्योंकि जवाब आया है, जवाब आया है। अल्टरनेटिव प्रोसीजर तब परफॉर्म करते जो जवाब ना आता, जवाब है। हम क्लाइंट से कहेंगे क्लाइंट भाई इधर आओ, रिकंसिलिएशन बनाओ, तुम कहते हो 50 लाख लेना है, वो कहते हैं 40 लाख देना है, रिकंसिलिएशन बनाओ। और हम इस रिकंसिलिएशन में देखेंगे कि ये डिफरेंस जो है किस वजह से है। क्या ये टाइमिंग डिफरेंस है, यानी कैश इन ट्रांजिट गुड इन ट्रांजिट है? क्या ये टाइमिंग डिफरेंस है? क्या ये मिस स्टेटमेंट है कंफर्मिंग पार्टी के रिकॉर्ड में, या कि मिस स्टेटमेंट है हमारे क्लाइंट के रिकॉर्ड में? देखिए डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस इसको हमने हमेशा फर्दर इन्वेस्टिगेट करना होता है। डिफरेंस से आप कभी भी इस नतीजे पे नहीं पहुंच सकते कि ये पार्टी गलत है। हो सकता है पार्टी ए के रिकॉर्ड में गलती हो सकता है पार्टी बी के रिकॉर्ड में गलती हो। अगर हम क्लाइंट ने सेंड किया 50 लाख, उधर से जवाब आया नहीं 40 लाख देने हैं मैंने, क्या इसका ये मतलब है क्लाइंट गलत है? नहीं, वो भी तो जो कंफर्मिंग पार्टी वो भी तो उधर रिश्ते थोड़ी बैठे काउंटिंग कर रहे हैं, उनसे भी तो गलती हो सकती है। और हो सकता है दोनों ठीक हो, ये कोई टाइमिंग डिफरेंस हो, कैश इन ट्रांजिट गुड इन ट्रांजिट। अगर इन्होंने 10 लाख की चीजें भेजी और वो इन ट्रांजिट है तो इस केस में इनका 50 लाख बैलेंस है, ये भी ठीक है, और कंफर्मिंग पार्टी का 40 लाख बैलेंस है, वो भी ठीक है। तो हमने देखना है रिकंसिलिएशन बनवानी है क्लाइंट से, और देखना है रिकंसिलिएशन में डिफरेंस जिस चीज की वजह से था वो टाइमिंग डिफरेंस है या मिस स्टेटमेंट है, या कि हमारे क्लाइंट के रिकॉर्ड में मिस स्टेटमेंट है। टाइमिंग डिफरेंस है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ चेक कर लेना, कंफर्म कर लेना, बाकी कैश इन ट्रांजिट गुड इन ट्रांजिट है कि नहीं ये तो कंफर्म करेंगे ना। मिस स्टेटमेंट कंफर्मिंग पार्टी के रिकॉर्ड में है फिर भी कुछ नहीं करना, वो जाने उसका ऑडिटर जाने। मिस स्टेटमेंट हमारे क्लाइंट के रिकॉर्ड में अगर ये साबित हो जाए फिर एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, हम पार्टी का देखिए, अगर हमारा क्लाइंट ठीक है तो उसका मतलब है मिस स्टेटमेंट कंफर्मिंग पार्टी के रिकॉर्ड में, पार्टी में। हाँ, रिकंसिलिएशन में समझ वो हम देखें, इसमें भी टाइमिंग डिफरेंस या मिस स्टेटमेंट पार्टी के रिकॉर्ड में भी हम इतने को इन्वेस्टिगेशन या फर्दर इंक्वायरी करते हैं कि हमें पता चल जाए ये बात ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर मिस स्टेटमेंट क्लाइंट के उसको करेक्ट होना पड़ेगा। इस बात से तो आप एग्री करते हैं ना कि जब कभी डिफरेंस होगा तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपने एग्जाम में तीनों लिखनी है। ठीक है, और अगर आपको पता चले कि मिस स्टेटमेंट है क्लाइंट के रिकॉर्ड में तो आपका, और ये मिस स्टेटमेंट किसी वीकनेस इंटरनल कंट्रोल की वजह से है, आपका रिस्क बढ़ गया, या इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड, अगर इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट थी तो इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड भी है। अब इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं स्पेसिफिक एग्जांपल के साथ। फर्स्ट कीजिए क्वेश्चन में उसने कहा आपने कुछ कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, उनका जवाब एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आप बताएंगे कि इसमें क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। पहले केस में उसने कहा आपने कहा 50 लाख बैलेंस, जवाब आया हमने तो 40 लाख देने हैं, और आगे कह रहा है कि वी हैव रिसीव्ड गुड्स वर्थ ₹10 लाख ऑन 2 जनवरी। कंफर्मिंग पार्टी ने क्या जवाब, रीजन भी बताई कि हाँ हमारा बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर कितना है 40 लाख, लेकिन हमने 2 तारीख को 10 लाख की चीजें रिसीव। बताइए क्या इंडिकेशन है? हाँ, पहली लाइन एग्जाम में ये लिखेंगे कि दिस अपीयर्स टू बी टाइमिंग डिफरेंस दैट इज गुड्स इन ट्रांजिट। लेकिन प्रोसीजर यहां पे खत्म। अब उसने स्पेसिफिक इवेंट बताया ना, आपने उसको वेरीफाई करने के स्पेसिफिक आपने कहना है हम चेक करेंगे क्या चीज, शाबाश, GDN गुड डिस्पैच नोट चेक करेंगे, और गुड डिस्पैच नोट में भी सबसे अहम चीज डेट ऑफ शिपमेंट देखेंगे। अगर डेट ऑफ शिपमेंट 31, अब गौर से सोच के जवाब दीजिएगा, अगर शिपमेंट की डेट 31 दिसंबर या उससे पहले वाली है तो मिस स्टेटमेंट नहीं है, और अगर मिस स्टेटमेंट की जो शिपमेंट की डेट 1 जनवरी की है फिर मिस स्टेटमेंट किसके रिकॉर्ड में, हमारे क्लाइंट के रिकॉर्ड में, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी 1 जनवरी को,
क्लाइंट ने 31 दिसंबर को रिकॉर्ड कर ली, जिसकी वजह से बैलेंस ज्यादा हो गया। अच्छा, अब खुद मुझे बताइए, ये मिस स्टेटमेंट है, क्या इसका मतलब ये भी नहीं है ये कट ऑफ एरर है? क्या इसका मतलब ये भी नहीं है कंट्रोल्स ओवर सेल्स आर वीक, कंट्रोल्स ओवर शिपमेंट ऑफ गुड्स आर वीक? ये भी मतलब इसका बनता है ना, बिल्कुल। और अगर आपको पता चले कि जानबूझ के और भी बहुत सी ट्रांजैक्शन को अर्ली रिकॉर्ड किया हुआ है, तो ये इसको फ्रॉड। क्लियर हुआ? तो एग्जाम में आपने ध्यान से देखना है, कंफर्मेशन लेटर सेंड किया तो इसके जवाब में वह क्या कह रहा है? वो हमें जनरल स्टेटमेंट दे रहा है कि बैलेंस डिसएग्रीमेंट है, बताओ क्या करना है, या कि स्पेसिफिक रीजन बता रहा है। अगर जनरल आंसर, जनरल स्टेटमेंट दे रहा है कि डिफरेंस है, डिसएग्रीमेंट है, रीजनिंग नहीं दे रहा किस वजह से है, हमारे प्रोसीजर भी जनरल होंगे। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक रीजनिंग बता रहा है तो याद रखें हमारा जनरल हो रहा है। क्वेश्चन के अंदर जो हुआ उसने बता दिया ना, हमने उसके प्रोसीजर उसको जरूर बताने हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी यही सीखा है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर में जो हुआ उसने बता दिया, हमने उसके सब्सटेंटिव प्रोसेस को बताने हैं। तो जब कंफर्मेशन लेटर का जवाब आएगा हमारे पास और उसमें हमें उसने कोई रीजन बता दी, तो बताइए क्या हमें उसके भी प्रोसीजर बताएंगे ना बताएं? बताएंगे। अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दें, एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लें 10 मिनट की, जिसमें मैं आपको जो पॉसिबिलिटीज है, जो जवाब आ सकता है वो आपसे पूछूं, लेकिन आपने वादा करना है अपनी जजमेंट की बेस पे आंसर देंगे, देख के नहीं आंसर देना होगा। हैं, ये छोड़ी, इसमें आपके सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की भी प्रैक्टिस होगी, चैप्टर 10 की। है सर, स्टूडेंट कहते हैं सर क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आती क्या प्रोसीजर, एरिया पकड़ लेते हैं हम कि किस किस एरिया में प्रोसीजर, वो प्रैक्टिस से पता चलेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको अंदाजा होता जाएगा इस सिचुएशन में ये प्रोसीजर परफॉर्म करने, इस सिचुएशन में ये करना है। ठीक है, फायर का केस आएगा इंश्योरेंस का, तो अब आप पहले नहीं पता था, लेकिन अब आपको पता है ना इंश्योरेंस का एग्रीमेंट पढ़ना है, पहले नहीं पता था लेकिन अब हमें पता चल गया। ठीक है, तो इसी तरह किस एरिया में क्या प्रोसीजर, किस केस में प्रोसीजर, ये प्रैक्टिस है। अभी और प्रैक्टिस करते हैं। ये है जी 186। ये हाँ, कस्टमर ने कहा, जवाब आया, हमने भेजा 50 लाख का बैलेंस डेटर था, उसने कहा मैंने तो 40 लाख देने हैं। आगे रीजन भी बताई हुई, 10 लाख का चेक हम सेंड कर चुके हैं 30 दिसंबर को। पहली लाइन आपने लिखा दिस अपीयर्स टू बी टाइमिंग डिफरेंस दैट इज कैश इन ट्रांजिट। अब बताइए एक प्रोसीजर बताइए क्या करना है, सबसे अहम बैंक स्टेटमेंट या चेक रिसीव होने की डेट चेक कर रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट भी छोड़े, हो सकता है 10 दिन बाद डिपॉजिट करवाया हो, रिसीट ऑफ चेक की डेट देखें, हमारे क्लाइंट को रिसीव कब हुआ। अब सोच के जवाब देना है, अगर क्लाइंट को रिसीव हुआ ये 31 दिसंबर को, फिर मिस स्टेटमेंट, क्योंकि 31 दिसंबर को इसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, रिकॉर्ड कर लेता बैलेंस कम होता, टैली हो जाता, इसने नहीं किया, इसका मतलब है ये मिस स्टेटमेंट है। करेक्ट तो करवाएंगे लेकिन साथ में एक और चीज लिखेंगे, क्या? कंट्रोल्स ओवर रिसीट ऑफ कैश आर वीक, कंट्रोल्स ओवर रिसीट ऑफ कैश आर वीक। और अगर आपको लगे इंटेंशनली रिकॉर्ड नहीं किया, इसका फ्रॉड भी इंक्रीज। और अगर आपने डेट ऑफ चेक देखा, रिसीविंग की डेट है 1 जनवरी की, फिर मिस स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि जाहिर है 31 नंबर का चेक मिला ही नहीं तो रिकॉर्ड ही नहीं करना था, बैलेंस तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, फिर ये मिस स्टेटमेंट नहीं, फिर ये क्या है? अगली एग्जांपल, उसने कहा क्या पोस्ट डेटेड कभी नहीं पूछेगा मेरे भाई, इधर नहीं पूछेगा नहीं, वो लॉ का कंसेप्ट है, वर्ल्ड का कंसेप्ट नहीं है। अच्छा आगे चलें, आपको जवाब आया, उसने कहा और हमने तो 6 महीने पहले का ही चेक भेज दिया हुआ है, हमने 6 महीने से पहले का ही चेक भेज दिया। कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि ये मिस स्टेटमेंट तो है ही है, फ्रॉड भी लग रहा है? कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि ये कितने स्टूडेंट का ख्याल है ये मिस स्टेटमेंट प्लस फ्रॉड दोनों है? कितने स्टूडेंट का ख्याल है ये फ्रॉड है? कितने का ख्याल है ये सिर्फ मिस स्टेटमेंट है? अच्छा, कितनों का ख्याल है कि हो सकता है कि ना मिस स्टेटमेंट हो ना फ्रॉड हो? अब सुनिए, इसमें एक कंसेप्ट है, क्या? हम चेक करेंगे क्लाइंट के रिकॉर्ड में कि 6 महीने पहले इस चेक के साथ क्या हुआ था, इस चेक पर क्या गुजरे। अगर तो ये
कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कंफर्म हो गया फ्रॉड है, मिसस्टेटमेंट भी है, फ्रॉड कह लेते हैं हम, मिसस्टेटमेंट भी है, फ्रॉड भी है, और कैशियर ने फ्रॉड किया, क्योंकि कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं हुआ इसका मतलब कैशियर के पर्सनल अकाउंट में जा चुका हो। लेकिन अगर वो कहे तो इसका मतलब है ये मिसस्टेटमेंट है और हमारा रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर वो कहे ओहो ये चेक ए से आया था, कैशियर कहे मैं तो बी के अकाउंट में डाल चुका हूं, मिसस्टेटमेंट में नहीं है ना फ्रॉड है ना मिसस्टेटमेंट है, वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल है। शाबाश। अच्छा मिसस्टेटमेंट क्यों नहीं है? टोटल बैलेंस सेम है, इंडिविजुअल डेटर्स का बैलेंस डिफरेंस है, लेकिन बैलेंस शीट में सोच के बताएं इंडिविजुअल बैलेंस जाता है कि टोटल? टोटल सेम है। ये कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया। अच्छा अगली एग्जांपल, जवाब आया और उसने लिखा आप कौन हैं और ये पार्टी कौन है, आप कौन है और पार्टी कौन है, फेक डाटा, रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ गया, बढ़ गया। अगली एग्जांपल, जी जी जी, हाँ हाँ बिल्कुल, अगर वीकनेस इंटरनल कंट्रोल है या इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड है तो हमारा रिस्क बिल्कुल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह प्रोसीजर वाइज। लेकिन वो यहाँ पे उसको इतना डिटेल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर कहता है इंटरनल कंट्रोल के आगे क्या होगा ये मैं कंट्रोल वाले चैप्टर में टेस्ट कर लूंगा, आपसे इधर ना लिखो। रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ गया तो क्या होगा, मैं फ्रॉड वाले चैप्टर में टेस्ट कर लूंगा, इधर ना लिखो। इधर मार्क्स कम देता है क्योंकि सिर्फ उसने रेलेवेंट कंसेप्ट टेस्ट करना है। आगे चलें, जवाब आया और उसके ऊपर लिखा हुआ था अनडिलीवर्ड, नो सच पर्सन इज फाउंड हियर। दो पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है एड्रेस गलत हो सकता है फिर बंदा ही गलत हो। तो एक दफा एड्रेस रीचेक कर लेंगे, प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं, एड्रेस रीचेक कर लेंगे, अगर एड्रेस गलत है तो रीसेंड कर लेंगे, और अगर एड्रेस ठीक है तो ये भी फेक डाटा, फेक डाटा, फेक डाटा। आखिरी एग्जांपल, क्योंकि कुछ एग्जांपल मैंने केस स्टडी के लिए भी रखी हुई है ना, वो आप केस स्टडी करेंगे, केस स्टडी में भी नई नई चीजें पता चलती है तो इंटरेस्ट डेवलप रहता है टेस्ट में भी। आखिरी एग्जांपल, जवाब आया उसके ऊपर लिखा हुआ था सुअस। सू कहा है, सू नहीं कहा, सुअस, सुअस तो मैं केस ले सकते हो, पैसे तो ले लो, इसका मतलब यही है। डेटर्स फेक है कि जेन्युइन है, रिस्क कोई बात है, बैड डेट पहुंचे है ना, तो जो प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे कौन से वाले होंगे? हाँ जी, क्या हमने ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाला टॉपिक बन गया। और ये भाई जो मुतमिन होके बैठे हैं ये मुझे बताएंगे कि क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने आप इसमें। रविया साहब बैड डेट के वो तो मुझे भी पता है, इनको भी पता है, वो प्रोसीजर कौन सा है ये बताए। कलेक्शन हुई कि नहीं, डिस्प्यूट चल रहा है, उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे, गुड डिस्पैच नोट वगैरह देखेंगे, बाकी उनको डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, केस की नेचर देखेंगे। फिर अगर मेजर डेटर है तो लॉयर का ओपिनियन भी ले लेंगे कि भाई अब तो केस होगा इसके खिलाफ, सू तो फिर सू ही सही, तो इसमें हमारे रिकवरी का चांसेस कितना है, ये चीजें देख लेनी चाहिए कि नहीं करनी। क्लियर होगी बात? अच्छा अगर जवाब आता और लिखा होता, जवाब आता और लिखा होता भाईजान ये चीजें हैं तो सही, अच्छा गौर से सुनिएगा, आप अक्लमंद को इशारा काफी होता है, मैं इशारा दूंगा। उसने कहा चीजें हमारे पास हैं तो सही लेकिन अभी बिकी नहीं है, जब बिकेगी तो आपको पैसे भिजवा देंगे, सेल ऑन कंसाइनमेंट। क्योंकि अगर वो हमें क्यों बता रहा है चीजें बिकी नहीं है, क्योंकि हाँ जी इसका मतलब है सेल ऑन कन बेसिस। सेल्स को रिवर्स दो काम करने हैं, और यस इन्वेंट्री को रिवर्स, सेल को रिवर्स करना है और इन्वेंट्री को इंक्लूड करना है, इन्वेंट्री को इंक्लूड करना है। एक क्वेश्चन में उसने कहा, जवाब क्या आया कि हमने कोई पैसा नहीं देना, ये तो इन्वेंट्री ही खराब थी हमने वापस कर दिया, हमने 3 तारीख को वापस कर दिया, 3 जनवरी को हमने ये इन्वेंट्री वापस, क्यों खराब थी इन्वेंट्री। पहला सवाल मेरा, अब वो कंसेप्ट आपके यूज हो रहे हैं जो पहले आपको कंफ्यूज करते थे, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग, एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग। क्या बात, अब इसमें 2 काम करने हैं बल्कि 3 करने हैं। पहला काम सेल को रिवर्स करना है, एग्रीड। दूसरा काम इन्वेंट्री को इंक्लूड करना है स्टॉक में, एग्रीड। शाबाश। तीसरा काम एनआरबी पे रिकॉर्ड का, ये अब हाँ शाबाश। अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपके फिट हुए हैं थोड़े थोड़े, लेकिन जितनी ज्यादा आगे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना आप उतनी एक्सपर्टीज आपकी बढ़ती जाएंगी। कुछ चीजें ऐसी हैं सिर्फ प्रैक्टिस से जाते हैं। ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं समझ आई, दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई मसला नहीं। पहली एग्जांपल भाई पकड़ भी लेता,
पहली एग्जांपल, हमने कंफर्मेशन लेटर सेंड किया और जवाब आया चीजें भी नहीं बिकी। इससे हमने कहा ओहो ये क्यों बताया, लगता है क्लाइंट ने कंसाइनमेंट बेसिस पे, रिटर्न बेसिस पे चीजें उसको भिजवाई हैं, अप्रूवल बेसिस भी कहते हैं। हम कहेंगे ये तो स्टॉक क्लाइंट का होगा, कंफर्म करके क्लाइंट से सेल को रिवर्स करेंगे। अच्छा कैसे पता चला कि सेल क्लाइंट ने रिकॉर्ड कर दी हुई है? हाँ सेल रिकॉर्ड किया तो डेटर आया ना, सेल को रिवर्स कर देंगे, स्टॉक इन्वेंट्री को इंक्लूड कर देंगे स्टॉक में, लेकिन उसको एनआरवी में नहीं रिकॉर्ड करना। अभी मैंने कहा था वो दूसरी स्टोरी थी, वो दूसरा डेटर था, वो ये वाला डेटर नहीं था, वो डेटर बी था। ठीक है, ये वो चीजें उसी के पास है, कंसाइनमेंट वाला केस। अब आया डिफेक्टिव इन्वेंट्री वाला। अब डेटर ने जवाब दिया, उसने कहा मैंने तो कोई पैसा नहीं देना, ये चीजें खराब थी, मैंने ऑर्डर जरूर की थी, खराब थी, 3 तारीख को मैंने वापस कर दी। अब वही सेल इधर भी रिवर्स होगी, स्टॉक इधर भी ऐड होगा, क्योंकि डिफेक्टिव इन्वेंट्री है, उसको एनआरवी पे रिकॉर्ड कर। और अगर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, इम्पेयरमेंट फिक्स है, लेकिन आप क्वेश्चन के मार्क्स देख के अंदाजा लगाइएगा, अगर मार्क्स ज्यादा हुए फिर इम्पेयरमेंट की तरफ जाना है, वरना इन्वेंट्री में ही डिस्कस करके इसको इधर ही खत्म करना है, निपटा दें। भाई डिसएग्रीमेंट समझ आ गया। सबसे अहम चीज आपको क्या बताई, देखना है रीजन स्पेसिफाई की है कि नहीं की। अगर रीजन स्पेसिफाई की होना तो आपने स्पेसिफिक रीजन बताया, अगर स्पेसिफिक रीजन पे आपने जनरल प्रोसीजर बता दिए, कोई नंबर नहीं देगा, कोई नंबर नहीं देगा। ठीक है, एग्रीमेंट हो गया, क्या करना है क्लियर। डिसएग्रीमेंट है, क्या करना है क्लियर। जवाब आया ही नहीं, बताइए। अगर नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड की और इसका जवाब आया ही नहीं, हाँ तो कुछ नहीं करना, नेगेटिव कंफर्मेशन का जवाब आता ही नहीं। और अगर पॉजिटिव कंफर्मेशन है और उसका जवाब नहीं आया, अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर। इसका मतलब है हमने ये तो देखना, हमने टाइप ऑफ कंफर्मेशन भी देखना है, हमने पार्टी भी देखनी है। नॉन रिस्पांस के केस में हमने टाइप ऑफ कंफर्मेशन, बल्कि किसी भी केस में केस स्टडी जब भी आए, आपने टाइप ऑफ कंफर्मेशन भी देखना है, पार्टी भी देखनी है। टाइप ऑफ कंफर्मेशन से क्या मुराद, पॉजिटिव के नेगेटिव, प्रोसीजर बदल जाते हैं। पार्टी से क्या मुराद, डेटर है कि क्रेडिटर है कि बैंक है कि लॉयर है, इसमें भी प्रोसीजर बदल जाते हैं। जैसे अगर बैंक और लॉयर है, जवाब नहीं आया, प्रोसीजर क्या करना है, दोबारा एविडेंस लेना ही लेना है, कंफर्मेशन जवाब आना नहीं मिलता तो नो अल्टरनेटिव स्कोप लिमिटेशन। ठीक है, लेकिन अगर डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया और इसका जवाब नहीं आया, अल्टरनेटिव प्रोसीजर, यानी अल्टरनेटिव प्रोसीजर। अब ये भी वही सब्सटेंटिव प्रोसीजर, वही कंसेप्ट दोबारा आ गया। क्या करते थे कंफर्म करने के लिए डेटर, आपने मुझे बताना है क्या ये सारे प्रोसीजर डेटर्स वाले में नहीं पढ़ चुके थे हम, इसीलिए पढ़े थे क्योंकि आपने रटे वाला क्वेश्चन नहीं पूछना था, केस स्टडी, इसकी केस स्टडी में फिट करना था एग्जांपल। अब देखें डेटर का जवाब नहीं आया, हमने कंफर्म करना है डेटर है कि नहीं है। पहला अकाउंट स्टेटमेंट देख ले, ये अकाउंट स्टेटमेंट क्या होती है, हमें कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं किया, हम ऑडिटर, डेटर ने कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं किया, लेकिन जो हमारा क्लाइंट है इसका मंथली अकाउंट स्टेटमेंट होती है कि नहीं। चैप्टर 3 में एक एग्जाम टिप में बताया था ना, अकाउंट इसलिए बताया था, इधर आके लिंक करवाना। अच्छा, हालांकि कंफर्मेशन ज्यादा रिलायबल है, अकाउंट स्टेटमेंट लेस रिलायबल, लेकिन अब कंफर्मेशन नहीं मिली तो कुछ ना कुछ तो गुजारा करना ही है ना। तो गुजारा करने के लिए स्टेप नंबर 1 अकाउंट स्टेटमेंट देख लो, उसका बैलेंस मैच करता है कि नहीं करता। लेकिन ये लेस रिलायबल है क्योंकि ये इनडायरेक्ट है, तो इसलिए मजीद भी कुछ काम करना है। कैश रिसीव बिफोर द ईयर एंड के आफ्टर द ईयर, क्या ईयर एंड के बाद जो कैश रिसीव होता है इस बात का एविडेंस है कि ईयर एंड पे रिसीवेबल था। फिर बताया ईयर एंड के बाद जो कैश रिसीव होता है इस बात का एविडेंस था ईयर एंड पे रिसीवेबल था। कैश रिसीव्ड देखो आफ्टर द ईयर एंड, जितना कैश रिसीव हो गया इसका मतलब है वो गुड डेटर है, वाकई डेटर था और गुड डेटर था। क्या सारे का सारा कैश रिसीव हो गया होगा, तो कुछ डेटर्स का रिसीव हो गया होगा, कुछ का नहीं हुआ होगा। यहाँ 60% रिसीव है, 40%, तो जो रिसीव नहीं हुआ उसका क्या करें। डॉक्यूमेंट्स देख लो, गुड डिस्पैच नोट, सेल इनवॉइस, सेल्स ऑर्डर। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स डेटर है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट, गुड्स डिस्पैच नोट, सेल इनवॉइस, सेल्स ऑर्डर, शाबाश। जीडीएन देखेंगे, गुड डिस्पैच नोट। सम टाइम इसके बजाय शिपिंग डॉक्यूमेंट भी कह देता है। अगर आपको ना एग्जाम में याद है ना, जीडीएन था कि जीआरएन था, शिपिंग डॉक्यूमेंट का वर्ड यूज कर, जनरल वर्ड है लेकिन चलता है। डॉक्यूमेंट्स देख लिए, कट ऑफ भी परफॉर्म करना चाहिए, डेटर्स की फिगर ठीक है।
अगले साल की सैलरी इधर क्या क्या ये कट ऑफ भी डेटर्स को वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर होता है? मैं कहता हूं नहीं होता, ये तो सेल्स में होता है। यस, इनडायरेक्ट इफेक्ट तो इधर ही आता है। और अगर कोई डिस्प्यूटेड डेट है तो कस्टमर कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करो कि कस्टमर जब भी डिस्प्यूटेड डेट होता है ना, हमने कस्टमर की जो होती है ना कम्युनिकेशन, वो जरूर देखते हैं, उसमें पता चलता है रीजनिंग, और रीजनिंग से हमें पता चलता है कि वाकई कस्टमर सही क्लब रहा है कि नहीं क्लब रहा है, और क्या इसमें कोई और भी एरिया हमारा इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इन्वेंट्री भी अगर वो कम्युनिकेशन में पता चले में फॉल्ट है तो हो सकता है। या अगर कह दिया कि भाई मैंने तो ब्लैक मंगवाए थे प्रोडक्ट, तुमने व्हाइट भेज दे, इसका मतलब इन्वेंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर कहे मैंने देने ही नहीं है तो फिर इसका मतलब है प्रोविजनिंग, वो इधर से फिर प्रोविजनिंग की तरफ निकल जाएंगे। तो ये समझ आ गए। फिर बताइए, अगर आपने पॉजिटिव कंफर्मेशन लेटर सेंड किया क्रेडिटर्स को तो क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? पार्टी तो बता दिया क्रेडिटर्स, अभी बोला है क्रेडिटर का लफ्ज बोला है मैंने, अभी बोला था। अब ये वाले प्रोसीजर नहीं लिखने हैं, ये वाले लिखने हैं। एग्जाम में बाजू का ऐसा भी होता है, उसने पूछा क्रेडिटर के प्रोसीजर, स्टूडेंट सारे डेटर्स के लिखाया, फिर कहने का सर मिलते जुलते हैं ना, तो वो चेक कर लेगा, कब मिलते जुलते हैं लेकिन एक जैसे नहीं है, इधर गुड डिस्पैच नोट है, उधर GRN है, ठीक है, इधर कैश रिसीव्ड है, इधर कैश पेड है, ठीक है। हाँ, इधर भी कट ऑफ है लेकिन इधर कट ऑफ ऑन सेल्स है, उधर कट ऑफ ऑन परचेज है। हाँ, एक नंबर मिल जाएगा तुम्हें, क्या अकाउंट स्टेटमेंट का, अकाउंट स्टेटमेंट इधर भी अकाउंट स्टेटमेंट। लेकिन याद रखें एग्जाम में केस स्टडी सॉल्व करते हुए ध्यान से देखना है क्या इंफॉर्मेशन कौन सी, कंफर्मेशन कौन सी है, पॉजिटिव के नेगेटिव, और पार्टी कौन सी है, डेटर, क्रेडिटर, बैंक के लॉयर, इसमें घुमाएगा। भैया क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। ओरल रिस्पॉन्स, इसमें डॉक्यूमेंट्स किसमें? पेबल्स में। मेरा भाई बताएगा पेबल में डॉक्यूमेंट, गुड रिसीव्ड नोट, परचेज इनवॉइस, सप्लायर इनवॉइस, शिपिंग डॉक्यूमेंट नहीं, परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर। कॉरेस्पॉन्डेंस इधर नहीं होती क्योंकि इधर प्रोविजन फॉर बैड डेट होती है, इधर प्रोविजन फॉर बैड क्रेडिटर नहीं होती कभी। क्या होती है? नहीं होती, बैड क्रेडिटर नहीं होती, बैड डेटर होती है ना। तो कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करने का मकसद क्या होता है कि डिस्प्यूटेड अमाउंट है तो वो पता चल जाए, क्योंकि प्रोविजनिंग रिकॉर्ड कर सके। और ज़बानी कलाम में, अच्छा ये 3 केसेस हैं छोटे छोटे, ओरल रिस्पांस, इनडायरेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक रिस्पांस। 3 में से 2 कंफर्मेशन नहीं है, 1 कंफर्मेशन है। ओरल रिटर्न था, इनडायरेक्ट भी कन्वर्ट। तो अगर ओरल या इनडायरेक्ट की बात करें ना, आपने पहली लाइन ये लिखनी है, ये तो कंफर्मेशन की डेफिनेशन ही पूरा उतरता। फिर अच्छा, अगर फोन करके क्या करें, हम कहेंगे नहीं फोन कंफर्मेशन नहीं है, हम क्लाइंट को रिक्वेस्ट करेंगे सर रिटर्न फॉर्म में कंफर्म करें, रिटर्न फॉर्म में कंफर्म कर दें। वो अगर कंफर्म कर दे रिटर्न फॉर्म में अच्छी बात, अगर रिटर्न फॉर्म में कंफर्म ना करे, अल्टरनेट प्रोसीजर जो कि यही होंगे, दोबारा बताने की जरूरत नहीं। अगर इनडायरेक्ट रिस्पांस है क्लाइंट के थ्रू, क्या कहें क्लाइंट को डायरेक्ट भेजो, अगर क्लाइंट डायरेक्ट भेज दे अच्छे और डायरेक्ट ना भेजे तो ये भी नॉन रिस्पांस होगा, अल्टरनेटिव प्रोसीजर। दोबारा बताने की जरूरत है? ओके। इलेक्ट्रॉनिक रिस्पांस, ये रिस्पांस है क्योंकि एक्सटर्नल कंफर्मेशन की डेफिनेशन में लिखा हुआ है ऑन पेपर और इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन इसमें भी रिस्क है कि मैसेज किसकी तरफ से आया है, कंफर्मेशन लेटर किसकी तरफ से आया है, कंफर्मेशन लेटर किसकी तरफ से आया है, सोर्स को कंफर्म करेंगे। आपको ईमेल आती होगी ना, आपका यूके में लॉटरी निकली, आपका 2 मिलियन पाउंड का इनाम आए, रिसीव करने के लिए पहुंच जाए, कभी जाते हैं रिसीव करने के लिए? नहीं जाते हैं। हाँ, बेंजीन वाला आता है, सभा वाला भी आता होगा। ये भी याद रखे, इसमें चूंकि जो मैसेज है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज में हमेशा एक रिस्क होता है कि जो सोर्स है ऑथेंटिक है कि नहीं, कंफर्म करना होता है। आपको एक ईमेल आए, उसमें लिखा आई कि आपका प्रेसिडेंट हो, आपका सर्टिफिकेट हो मैरिड है,
कैसे कंफर्म करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ईमेल किसकी तरफ से आई है। president@icap.org.pk की तरफ से आई है कि president@hotmail.com की तरफ से आई है। ये है कम्युनिकेशन प्रोसेस। अपना चेहरा देख लें, चेहरा देख लेंगे कंफर्म हो जाएगा हमारे लिए। कम्युनिकेशन प्रोसेस कंट्रोल देखेंगे ना भैया, क्लियर हो गया? ये है मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज जो कि केस स्टडी में वो पूछ सकता है। मैंने कोशिश की है कि सारे के सारे आपके साथ डिस्कस कर दूं। कुछ समझ आई? अभी समझ मजीद जब ये केस स्टडीज करेंगे। याद रखें, जब तक अपने हाथ से केस स्टडी ना करें, कंफर्म नहीं होता कि हम सही सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। मैंने शायद पहले दिन कहा था, ऑडिट पढ़ने से नहीं, करने से आएगा, केस स्टडीज करने से। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने उसकी डिस्कशन की एक पैराग्राफ में। अब ये टेक्निकल बात है, पूछ लिया आपने तो बताना पड़ा। बात क्या है, वही बताने लगा हूँ। उन्होंने कहा जो ओरल ज़बानी कलामी उसने फोन करके हमें कहा बैलेंस एग्रीड है, तो ये कंफर्मेशन नहीं है, ये कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन क्या ये कोई एविडेंस है? एविडेंस है, एविडेंस है, लेस रिलायबल। सही एविडेंस। भाई आपको रिलायबिलिटी के पॉइंट्स याद है 5 चैप्टर 3 में? उसमें क्या पढ़ा था? रिटन एविडेंस इज मोर रिलायबल देन ओरल। इसका मतलब है स्टैंडर्ड एक्नॉलेज कर रहा है कि ओरल भी एविडेंस हो सकता है, वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन वो लेस रिलायबल है। तो आप इसको डॉक्यूमेंट जरूर कर सकते हैं अपने पास कि हमें फोन आया था और उस बंदे ने एग्री किया, डॉक्यूमेंट जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये एक लेस रिलायबल एविडेंस है। ठीक है, बाद में मुकर सकता है, इसीलिए इसको एज एविडेंस आप डॉक्यूमेंट जरूर कर लें, जरूर लिख लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कंफर्मेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और अगर आ जाए ठीक नहीं आता तो फिर अल्टरनेटिव प्रोसीजर। अब चलते हैं। क्लाइंट ने हमसे कहा क्या, सर ये 10 डाटा आपने सेलेक्ट किया 50 में से, ठीक है, अच्छा किया है, ये एक डाटा है, इसको कंफर्मेशन लेटर सेंड ना करें। मान ले कि ना माने, इंक्वायर करें रीजन। जैसे चैप्टर 8 टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, क्लाइंट जब कभी हमें कहता था टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज करो, हम क्या करते थे? यस के नो, ना यस ना नो, हम कहते हैं रीजन। यहाँ पे भी क्लाइंट हमें कह रहा है सर एक पार्टी को कंफर्मेशन लेटर सेंड ना करो, डायरेक्ट कंक्लूजन पर नहीं पहुंचाना कि कोई गड़बड़ है, रीजन इंक्वायर करनी है। मे बी रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो, मे बी रीजनेबल जस्टिफिकेशन ना हो। जैसे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में एग्जांपल बताई थी कि इस केसेस में रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, इस केस में रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है। इनएप्रोप्रिएट स्कोप लिमिटेशन, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, स्कोप लिमिटेशन, ये वो रीजन थी जो जस्टिफाइडेबल नहीं थी। और चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, चेंज इन नेचर, क्या था आगे ये आ गया, चलें बहरहाल ठीक है। उसी तरह यहां पे भी इंक्वायर करेंगे, या तो कोई रीजन होगी, वैलिड रीजन होगी, या रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं होगी। कब रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो? अब मैं आपके सामने 2 रीजन रखता हूं, आपने मुझे बताना इसमें से कौन सी वैलिड रीजन है, कौन सी नहीं है। पहले रीजन, सर पिछले साल भी कंफर्मेशन लेटर सेंड किए थे और जवाब तो आता नहीं होता, इसको छोड़ दें, ये वैलिड रीजन नहीं है। सर छोड़े, ये डाटा सही नहीं आया, इसके मुंह ना लगे, ये भी वैलिड रीजन नहीं है। सर इसके साथ हमारा डिस्प्यूट का, एक इनवाइस का डिस्प्यूट है, झगड़ा चल रहा है, इसको कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे, या तो जवाब नहीं देगा, या जवाब देगा तो हाँ कुछ ऐसी गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल कर सकता है। डिस्प्यूट जो चल रहा है, डिस्प्यूट, तो बेहतर है इसको कंफर्मेशन लेटर सेंड ना करें। बताइए ये रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो सकते हैं? हाँ, लेकिन इंक्वायरी करेंगे। अगर क्लाइंट कहते हैं डिस्प्यूट है, तो उस सूरत में फिर हमने क्या करना है? अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। यानी जब कभी क्लाइंट ने कहा इसको कंफर्मेशन, इस पार्टी को कंफर्मेशन लेटर सेंड ना करो, हमने क्या करना है? रीजन इंक्वायर करनी है। रीजन या तो वैलिड होगी या नहीं होगी। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो क्या करें? अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। अल्टरनेटिव बताने की जरूरत है नहीं, वो उधर आगे। अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल जाए, अनमोडिफाइड ओपिनियन, और अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस ना मिले तो स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट मटेरियल तो क्वालिफाइड ओपिनियन, इफेक्ट परवेसिव तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन।
स्टोनोग्राफी अलग एनालिसिस है जिसमें कोई गड़बड़ लग रही मुझे? नहीं लग रही? तो फिर बताइए क्या लग रही है? अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो फिर क्वालिफाइड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्यों दे रहे हैं? हाँ शाबाश, इसलिए कि हम ओपिनियन देते हैं एविडेंस की बेस पे, ओपिनियन जस्टिफिकेशन की बेस पे नहीं देते। ठीक है, हमें जस्टिफाइड रीजन लगी, हमने अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ चले गए, लेकिन ओपिनियन बहरहाल एविडेंस मिलेगा तो अनमोडिफाइड देना। ठीक है, एविडेंस, क्योंकि आपको पता है अल्टर ओपिनियन देते हुए दो ही चीजें कंसीडर करता है, कोई मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन तो नहीं है, और अगर है तो उसका इफेक्ट क्या है। ठीक है, ये रीजनेबल जस्टिफिकेशन है कि नहीं, ये ओपिनियन देते हुए डिसाइड नहीं करना। ये तो सिर्फ हम ये कि चलो क्लाइंट को कहते हैं रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तुम्हारी, चलो हम अपना रिस्क नहीं बढ़ाते। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन ना होती तो हमारा रिस्क बढ़ जाता कि तुम क्यों बगैर किसी वैलिड रीजन के मना कर रहे हो। मैं तो ये तुम्हें रिस्क की राय दे देते हैं, ओपिनियन की राय नहीं देनी। ये बात समझ आई? रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो क्या करना है? अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर एविडेंस मिल जाए, अगर ना मिले स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट देखेगा। अगर मटेरियल तो क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव तो अगला केस क्या पढ़ना? अगर रीजनेबल नहीं है, नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन, फॉरेन डायरेक्टर के पास शिकायत लगाने पहुंच जाओ, भाईजान आपकी मैनेजमेंट क्या कर रही है? ठीक है, कह रही है डेटर को कंफर्मेशन लेटर ना सेंड करो। हमने कहा क्यों? उसने कहा यूं ही। ऐसे तो नहीं होता ऑडिट, डिस्कस करेंगे 2-4 वीक गवर्नेंस के साथ, अगर फिर भी इशू रिजॉल्व ना हो तो स्कोप लिमिटेशन, इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, और परवेसिव है तो। लेकिन आगे चलने से पहले रिवर्स गियर लगाए, पहुंचे चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 पे स्कोप लिमिटेशन, ये भी स्कोप लिमिटेशन, ये भी स्कोप लिमिटेशन। शाबाश, ये स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, ये स्कोप लिमिटेशन बाय सर्कमस्टेंसेस है, बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। क्या फर्क था? कौन सी ज्यादा स्वेयर होती थी? स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट। कैसे ज्यादा स्वेयर होती थी? स्कोप लिमिटेशन बाय सर्कमस्टेंसेस का इफेक्ट सिर्फ रिपोर्ट पे होता था, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट रिपोर्ट के साथ साथ रिस्क भी बढ़ जाता था, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी भी डाउटफुल हो जाती थी, एक्सट्रीम केसेस में विड्रॉल भी कर लेते थे इफ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल। देखिए वही बातें नहीं है कि अदर इम्प्लीकेशन क्या करें? रिस्क बढ़ा दें, खासतौर पर रिस्क ऑफ फ्रॉड। ठीक है, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को रिवैल्यूएट करें, क्योंकि मैनेजमेंट जानबूझ के स्कोप लिमिटेशन इम्पोज कर रही है ना, तो क्यों कर रही है? क्यों नहीं ऑडिट करने दे रहे हमें? ठीक है, रिस्क ऑफ फ्रॉड, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी रिवैल्यूएट करें, बढ़ नहीं जाएगी, डाउटफुल हो जाएगी, रिस्क बढ़ जाएगा, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल होगी, रिस्क बढ़ जाएगा, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल हो जाएगी, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी बढ़ जाएगी। मैनेजमेंट बहुत ईमानदार है। रिवैल्यूएट इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी को रिवाइज करें, डाउनग्रेड करें, और एक्सट्रीम केसेस में विड्रॉल भी कर सकते हैं इफ पॉसिबल प्रैक्टिकल। भाई ये समझ आया? आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? आज के लेक्चर में हमने सीखा कि जब जवाब आएगा क्या करना है। ठीक है, उसमें हमने देखा कितनी तरह का जवाब आ सकता है, और हर केस में मैंने आपको सिखा दिया क्या करना है। फिर अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं करना तो क्या करना, वो भी बता दिया। चले, अच्छा आखिरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव अब आज नहीं कल करेंगे। ठीक है, आज नहीं कल करेंगे, परसों, सॉरी। ठीक है, हाँ ठीक है बोल। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 छोड़ दे, 6 नहीं करना। और 6 का जो क्वेश्चन था ये भी आपकी असाइनमेंट कम कर देते हैं, आपकी असाइनमेंट कम कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 है ना इधर, हाँ ये ना करे, बस देखा, अब तो कर लेंगे ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, ये बहुत बहुत अहम केस स्टडीज है, इसमें आपका चैप्टर 10 भी रिवाइज होगा, चैप्टर 14 भी, और चैप्टर 14 अपने आप में एक अहम चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केस स्टडी। ये आप खुद ना, आपको खुद, आप मेरे में यकीन नहीं है ना, आप मैंने माफन बोला, तो आप खुद जाके वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन देख लें कि पिछले 3 सालों में, 4 सालों में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपको पिछले 4 सालों में 6 क्वेश्चन मिल जाए ना, 4 सालों का मतलब 8 अटेम्प्ट्स में अगर 6 क्वेश्चन मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि हर दूसरी तीसरी, बल्कि हर दूसरी अटेम्प्ट में तो जरूर आता है। कभी कभी कंसेक्टिव, एक दफा तो उसने 3 कंसेक्टिव अटेम्प्ट्स में भी क्वेश्चन पूछ लिया, और बड़ा क्वेश्चन। तो इसीलिए असाइनमेंट लाजमी करनी है,
और बेहतरीन टाइम आ गया असाइनमेंट का, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, थोड़ा सा काम ये भी कर लीजिए। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।